हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ 21 और 22 दोनों दिनों की बात करेंगे। 21 और 22 जून की जो हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर, आज हम उस पर बात करेंगे। आज हमारी जो 5 करंट अफेयर्स की बात यहाँ पर हम करेंगे, एक करके थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ओवरव्यू। एक आपका होगा ठंडा लावा। कौन सा होगा? कोल्ड। ठंडा लावा होगा। होगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मुख्य तथ्य। अब नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए थे, कुछ बातें सामने आई हैं, इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर का चयन कैसे होता है, कौन बना है, किस तरीके से इससे मुख्य बातें हैं, इसको देख लेंगे। घग्गर नदी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट, आज की हमारी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है प्रोटेम स्पीकर और घग्गर नदी, तो इनको दोनों को देखेंगे। प्रकृति पुनर्स्थापना कानून, ये कानून बना हुआ है प्रकृति के नेचर के लिए, क्या इस पे विषय है, इसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। आप इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसको डाउनलोड कर लोगे आपको टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज लगा सकते हो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में, तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। पहली करंट अफेयर्स पे चलते हैं, ठंडा लावा। अब ये ठंडा लावा को आप कुछ देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से गर्म लावा भयानक स्थिति पैदा करता है, उसी तरीके से ठंडा लावा भी भयानक स्थिति पैदा करता है। चर्चा में क्यों रहा है? तो फिलीपींस के माउंट कानलाओन नेचुरल पार्क में ठंडा लावा प्रकोष्ठित हो गया है। मतलब ठंडा लावा बाहर निकल आया है, जिसके परिणाम स्वरूप ठंडा लावा या फिर लहर की धाराएं शिखर से कई मील दूर निग्रोस द्वीप के एक छोटे से गांव पर प्रवाहित होने लगी। तो कहाँ का मामला है? सबसे पहले तो ये समझो आप, फिलीपींस का मामला है। और फिलीपींस का एक ऐसा द्वीप है, तो कौन सा है? कान लानोन द्वीप है। और नेचुरल पार्क में ठंडा लावा फट गया है। और ये जो ठंडा लावा या फिर इसको हम लहर भी कहते हैं, इसकी शिखर से कई किलोमीटर दूर बहता हुआ नेग्रोस एक द्वीप का छोटा सा गांव है, वहां पर ये पहुंच चुका है। अब इसने नेग्रोस द्वीप के छोटे से गांव को तबाह कर दिया। ठंडा लावा क्या होता है, इसको समझते हैं। परिचय क्या है? तो ठंडा लावा, जिसे इंडोनेशियाई भाषा में लहर के नाम से जाना जाता है, साथ रखिए। फिलीपींस में मामला है, ठंडा लावा कहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया की भाषा में इसको लहर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी परिघटना है जिसमें वर्षा जल के राख, रेत, कंकड़ जैसी ज्वालामुखी सामग्री के साथ मिलकर कंक्रीट जैसे पदार्थ का निर्माण करता है। लहर की बात की जाए, ये गलत लिख जाए, लहर की बात की जाए मुख्य रूप से नदी घाटियों में प्रवाहित होता है, जो कि 70 से 75 और 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक गति से भी प्रवाहित हो सकता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि 75 से 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से यह आगे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए जिस गांव में गया ना, इसने इसको पूरा बर्बाद कर दिया है। इसका प्रवाह गर्म या ठंडा हो सकता है। इसके स्रोत की और उत्पत्ति की बात की जाए, इस पर निर्भर करता है कि वो ठंडा या गर्म है। यह मुख्य रूप से स्ट्रेटोवोल्केनो से संबंधित होता है। स्ट्रेटोवोल्केनो मिश्रित ज्वालामुखी भी कहा जाता है, क्योंकि जिसके जमाव की स्थिरीकृत परतें ज्वालामुखी तटों का निर्माण करती हैं। ठंडे लावा को उच्च घनत्व, घर्षण प्रकृति और संरचनाओं एवं बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है, और यह अधिक विनाशकारी एवं घातक भी होता है। जिस तरीके से हॉट लावा, गर्म लावा विनाशकारी होता है, उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, उससे भी अधिक कहा जाए तो ठंडा लावा विनाशकारी होता है, क्योंकि ये आगे बढ़ता हुआ और जो कंक्रीट होते हैं जमीन के, उसका विस्तार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ आगे चला जाता है। तो ये घर्षण और इसमें प्रकृति संरचना बुनियादी ढांचे को क्षति करने की क्षमता बहुत ताकतवर होती है। संरचना की बात की जाए तो यह ज्वालामुखी विस्फोट के बिना भी घटित हो सकता है। मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट अगर ना भी हो तब भी यह आ सकता है। यह भारी वर्षा, ज्वालामुखी ढलानों पर भूस्खलन के कारण उत्पन्न हो सकता है, जो कि सुप्त ज्वालामुखी पदार्थों से ढके रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है इसके लिए कि ज्वालामुखी का विस्फोट हो यह तभी निकलेगा। ये जो ढलान आप देख पा रहे हो, इस ढलान से भी बन सकता है ठंडा ज्वालामुखी, क्योंकि वो कंक्रीट वगैरह से बनता है। तो कंक्रीट वगैरह यहाँ पर होते हैं, तो हो सकता है क्या पता भूस्खलन आ जाए, हो सकता है भारी वर्षा हो और ये लावा कोल्ड लावा में बदल जाए। तो इसीलिए ये बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी आ सकता है।
ज्वालामुखी विस्फोट स्वयं ज्वालामुखी पर उपस्थित बर्फ या फिर बर्फ को पिघलाकर निर्मित जल के साथ मिश्रित ज्वलक खंडासिम प्रवाह के माध्यम से लहर उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि मिश्रित रूप से ये पिघलाकर चीजों को सामने ला सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विस्फोट हो तभी आएगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। खंडासिम प्रवाह की बात किया है तो विस्फोटों के अक्सर गैस एवं मलबे के निर्मित झुलसाने वाले गर्म बादल उत्पन्न होते हैं, जिसे खंडासिम प्रवाह के रूप में जाना जाता है। ज्वालामुखी भूस्खलन के कारण उत्पन्न झीलें बाढ़ भी लहरों को परावर्तित हो सकती है, क्योंकि वे अधिक मलबा और जल को अपने में समाहित कर लेते हैं। वही बात कहा है ना कि छोटे छोटे मलबा है उसको अपने आप ले लेते हैं, तो ये बड़ा विस्तार होता हुआ सामने आता है, जिसका आयतन और विनाशकारी क्षमता अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। तो उसका आयतन बढ़ेगा तो यह विनाश ज्यादातर बढ़ता हुआ नजर आता है। ठंडा लावा और सामान्य लावा में क्या अंतर है इसको देखते हैं। तापमान भिन्नता की बात की जाए तो सामान्य लावा पिघला हुआ चट्टान है जो अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, जबकि लहर पिघली हुई नहीं होती है। साथ ही उसके तापमान में काफी भिन्नता भी हो सकती है। तो सामान्य लावा और ठंडे लावा की आप समझ सकते हो। मिश्रण की बात किया है, लावा केवल पिघली हुई चट्टान से बना होता है। जो सामान्य लावा होता है केवल पिघली हुई चट्टान से बना होता है, जबकि लहर की बात किया है तो जल से भी और ज्वालामुखी मलबे जैसे कि राख, चट्टान और रेत, इन तीनों चीजों का मिश्रण भी हो सकता है। शुद्ध पिघली चट्टान की बजाय सघन घोल के होने के कारण लहर ज्वालामुखी स्रोत से अधिक तीव्रता के साथ दूर तक फैलता है। मैंने आपसे पहले ही पॉइंट में कहा था कि ये गर्म लावा से ज्यादा विनाशकारी होता है ठंडा लावा, क्योंकि इसका आयतन क्या है, जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना इसका आयतन भी बढ़ता चला जाएगा। प्रभाव की बात की जाए, लहर सामान्यता लहर सामान्य लावा प्रवाह की तुलना में अधिक विनाशकारी होता है। मतलब कि सामान्य लावा होता है उसकी तुलना में ये जो ठंडा लावा या लहर है अधिक विनाशकारी और घातक होता है, क्योंकि वे अपने तरल एवं प्रवाही स्वभाव के कारण आगे बढ़ने के दौरान ही अधिक मलबे को अपने आप में समाहित करते जाते हैं, जिसके कारण जो क्षमता है उसकी बड़े क्षेत्र में प्रभावित करती है और तबाही का भी कारण बनती नजर आती है। तो नेक्स्ट डिफेंस की बात करेंगे अब हम नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य तथ्यों के बारे में। तो उससे पहले जल्दी से आप तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारी सोशल साइट है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है नेट लर्निंग में, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। नेट लर्निंग ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो नालंदा, अभी यहाँ पर जो नालंदा है, कौन सा नालंदा है, वह नालंदा महाविद्यालय चर्चा में आया है। क्या है चर्चा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगीर के प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडरों के पास गए और नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। तो आप देख सकते हो प्राचीन जो है वो नालंदा है और इसके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात समझे तो नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। मतलब कि सबसे प्राचीन, भारत में जो प्राचीन उपमहाद्वीप में कहा जाए तो नालंदा है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। बिहार में गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने की थी। क्या रखेगा, जो गुप्त वंश था उसके द्वारा कुमार गुप्त ने की थी। यह 12वीं शताब्दी तक 600 वर्षों तक फला फूला रहा है। हर्षवर्धन और पाल राजाओं के काल में इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति बौद्धिक आदान प्रदान केंद्र था, जिसका भारतीय सभ्यता और उसे आगे के विकास पर गहरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। नालंदा इस अर्थ में एक मठवासी प्रतिष्ठान था कि मुख्य रूप से एक ऐसा स्थान है जहां भिक्षु एवं भिक्षुणियां रहते थे और अध्ययन भी करते थे। यह बौद्ध धर्म के सभी प्रमुख दर्शन पढ़ाता था। जो बौद्ध दर्शन था उसके सभी प्रमुख दर्शनों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। इसमें चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से दूर दूर के क्षेत्रों से छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे। नालंदा के छात्रों के एक सख्त आचार संहिता का पालन करने के लिए अपेक्षा की जाती थी। एक इनके लिए आचार संहिता होती थी और वो बहुत ज्यादा कठोर थी और अपेक्षा की जाती थी कि वह छात्र जो वहां पर है उस आचार संहिता का पालन करेंगे। उन्हें दैनिक ध्यान और अध्ययन सत्रों में भाग लेना आवश्यक था। चिकित्सा, प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली जैसे कि आयुर्वेद, धर्म, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन जैसे विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। तो आप सोच रहे हो आज के समय में ये पढ़ाए जाते हैं, पर उस टाइम भी पढ़ाए जाते थे। आप कितना इंपोर्टेंट है। यह बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा जब तक इसे
12वीं शताब्दी में 1193 में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट नहीं कर दिया था। तब तक यहाँ पर एक्टिविटीज होती रही, सक्रिय रूप से यह कार्य करता रहा। लेकिन 1193 में आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ पर नष्ट कर दिया था। 6 शताब्दियों के बाद 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा विश्वविद्यालय की फिर से खोज की गई और 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान सामने। सोचिएगा 1193 से लेकर 1812 तक एक तरीके से एक गुमनाम के रूप में जाना गया, फिर 1861 में इसको फिर से पहचान मिली। चीनी बिच्छू जुआन जांग ने प्राचीन नालंदा के शैक्षणिक और स्थापत्य भव्यता के बारे में अमूल जानकारी भी दी है। साथ में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्यों इंपोर्टेंट है, जल्दी से इसको हम प्रोटेम स्पीकर को समझ लेते हैं। चर्चा में है कि नई लोकसभा या विधानसभा के नए अध्यक्ष चयन किए जाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का संचालन करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि नई लोकसभा का गठन होता है या विधानसभा का गठन होता है, तो अध्यक्ष के चयन किए जाने तक, जो अध्यक्ष होता है उनके चयन किए जाने तक जो कर्तव्य होते हैं कुछ, वो कर्तव्य निभाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है। समझेंगे हम प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रोटेम का मूल अर्थ फिलहाल होता है या फिर अस्थायी रूप से होता है। याद रखिएगा, प्रोटेम का अर्थ होता है फिलहाल या फिर अस्थायी। वस्तुतः प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष होता है, होता तो अध्यक्ष लेकिन अस्थायी होता है, जिसे लोकसभा या राज्य विधानसभा में कार्यों के संचालन करने के लिए सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब कि इसका जो कार्य संचालन राज्य विधानसभा लोकसभा के लिए आगे हो सके, जिसके लिए सीमित एक नॉर्मल एक लिमिटेड अवधि होती है, उस तभी तक इसका नियुक्त की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, लोकसभा के दिन प्रतिदिन की कार्रवाई से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में कहा गया है कि जब भी लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना कार्यकाल खाली नहीं करेगा। कहा जा रहा है अनुच्छेद 94 आर्टिकल 94 में कहा गया है कि जब भी लोकसभा का भंग होगी तो अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना कार्यकाल है खाली नहीं करेगा। मतलब कि नया जो अध्यक्ष है जब तक उसको चयन नहीं कर लेता है तब तक वो खाली नहीं करता है अपने पद को। नई लोकसभा के सदन के अध्यक्ष का निर्णय साधारण बहुमत से किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा लोकसभा करती है। प्रोटेम स्पीकर चयन कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर को चुनाव सदन के सांसदों की सहमति से किया जाता है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा शपथ भी दिलाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित इन सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही लोकसभा में शपथ दिलाई जाती है। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इस पद के लिए चुना जाता है, हालांकि इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होगा उसको चुन लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपवाद भी उसके हो जाते हैं। संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है। हालांकि संसदीय जो कार्य होते हैं वहां पर मंत्रालय के कामकाज पर आधिकारिक पुस्तिका है, वहां पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति एवं शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया। ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संसदीय कार्यों में इसका उल्लेख किया गया है। प्रोटेम स्पीकर की कर्तव्यों की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर का जो प्राथमिक कर्तव्य है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों की मदद से नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना इसका पहला प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रोटेम स्पीकर फ्लोर स्टेट टेस्ट भी आयोजित करता है। ध्यान रखिएगा, क्या करता है, फ्लोर टेस्ट भी आयोजित करता है। वह सदन के नए स्पीकर का चुनाव कराने का अधिकार भी देता है। ये तो अस्थायी होता है प्रोटेम स्पीकर, तो नए स्पीकर को चुनाव कराने के लिए अधिकार देता है। नए स्पीकर के चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है और जो नए स्पीकर होते हैं वो अध्यक्ष के रूप में सामने आते हैं। अब आप सोच रहे हो क्या प्रोटेम स्पीकर को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल अध्यक्ष बनाया जा सकता है अगर लोगों की सहमति होगी वहां पर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है घग्गर नदी बहुत इंपोर्टेंट रही है और है भी।
भारत में महत्वपूर्ण नदी है। काफी जगह सूख भी गई है या कहे कि घग्गर नदी ही सूख गई है। देख लेते हैं मामला पूरा क्या है। चर्चा में क्यों है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घग्गर नदी के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया ताकि मानसून से पहले जमीनी स्तर पर बाढ़ से निपटने की तैयारी का जायजा लिया जा सके। तो कहा संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। पंजाब के सीएम ने दौरा किया है घग्गर नदी के किनारे का। जो मानसून आ रहा है उससे बाढ़ग्रस्त लोगों का यहाँ पर बचाया जा सके। घग्गर नदी के बारे में एक मौसमी नदी है, मतलब कि मौसम में यह ज्यादातर दिखती है। केवल मानसून के मौसम में यह बहती है, बाकी टाइम यह सूख जाती है। अगर हम इसके मार्ग की बात करें तो उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश प्रदेश में शिवालिक रेंज से यह निकलती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिमी जो हिमाचल प्रदेश है उस शिवालिक रेंज से यह निकलती है। इसके बाद यह नदी हरियाणा राज्य से होकर लगभग 200 मील, कम से कम 320 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बहती हुई सरस्वती नदी से मिलती है। तो ये हरियाणा राज्य से बहकर 200 मील चलती है आगे और साउथ वेस्ट में सरस्वती नदी से मिल जाती है। अंततः राजस्थान के थार रेगिस्तान में सूख जाती है और फिर यह जब बारिश आती है, मौसम आता है, तो यह फिर से दिखने लगती है। मौसमी नदी राजस्थान में फैली दो सिंचाई पर नहरों को पानी देती है। पाकिस्तान में बहने वाली हाकरा भारत में घग्गर नदी की निरंतरता है। उन्हें एक साथ घग्गर हाकरा नदी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो कई इतिहासकार घग्गर नदी की पहचान वैदिक सरस्वती नदी से भी करते हैं। घग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की कई बस्तियों की खुदाई की गई है। इसलिए माना जाता है कि इस किनारे पर स्थित जो प्राचीन बस्तियां हैं, सरल वैदिक आर्यों की रचना की गई थी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सतलुज और यमुना नदियों कभी कभी घग्गर हाकरा नदी में तल में बहती थी। जो सतलुज यमुना नदियां हैं, कभी कभी घग्गर हाकरा नदी तल में बहती थी। सहायक नदियों की अगर हम बात करें घग्गर में, तो कौशल्या नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी और तंगरी और चौटांग नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स है रिस्टोर नेचर, प्रकृति पुनर्स्थापना कानून। क्या है रिस्टोर नेचर है, इसके समझते हैं। तो यूरोपीय संघ की पर्यावरण परिषद के द्वारा प्रकृति पुनर्स्थापना कानून नेचर रिस्टोरेशन लॉ को मंजूरी दे दी गई। इसका उद्देश्य है कि यूरोप के क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। मतलब यहाँ पर एक लॉ ही बन गया है यूरोपीय संघ में कि जो पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर क्या हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनको बहाल किया जाए और उस जैव विविधता को बढ़ावा देना। प्रकृति पुनर्स्थापना दिवस के बारे में करें तो इस कानून का लक्ष्य 2030 तक यूरोपीय संघ की कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को तथा 2050 तक सभी क्षीण पारिस्थितिक प्रणाली को पुनर्स्थापना करना इसका लक्ष्य है। तो दो लक्ष्य हैं, 2030 तक और 2050 तक। 2050 तक सभी को और 2030 तक भूमि और समुद्र को। इसमें आर्द्र भूमियां, नदियां, वन, घास के मैदान, शहरी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, उनमें रहने वाली प्रजातियों की रिस्टोर या कहा जाए कि पुनर्स्थापना करना शामिल है। कानून की बात किया तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए उनके प्राकृतिक आवासों के पुनर्वास के लिए बाध्यकारी लक्ष्य और दायित्व निर्धारित करता है। मतलब ये बाध्यकारी बना दिया जाता है। इन प्राकृतिक आवासों में 80% वर्तमान में खराब स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें कार्बन कैप्चरिंग और संग्रहित करने की सबसे अधिक क्षमता पाई जाती है। इसके लक्ष्य की बात की जाए तो जैव विविधता को बढ़ावा देना, साथ ही हमारे जल और वायु को स्वच्छ करने के लिए प्रकृति की शक्तियों को उपयोग करना, फसलों को परागण करना, खाद्य सुरक्षा में सुधार करना, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को रोकना और कम करना इसमें शामिल है। तो इसका आप देखोगे जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, तो वही कहा गया है जो किसमें कहा गया है, सतत विकास लक्ष्य में भी कहा गया। उपयोगिता की बात किया तो यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति के एक भाग के रूप में प्रकृति पुनर्स्थापना कानून यूरोप के वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पेरिस समझौता हुआ था, उस संकल्प को पूरा करने में मदद भी करेगा। क्योंकि अब इतनी सब चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं वैश्विक तापमान भी कम सामने आने को मिलेगा। तो आज यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।